नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे, जहां मुंबई के तारदेव इलाके में सुबह करीब 7:30 बजे एक 20 मंजिला इमारत में आग लग गई। दमकल विभाग के मुताबिक यह आग इमारत की 18वीं मंजिल पर लगी है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 लोग घायल हुए हैं। दमकल विभाग ने कुल 19 लोगों को रेस्क्यू किया था, जिसमें से 15 लोगों का इलाज भाटिया अस्पताल में चल रहा है, जबकि 4 लोगों को मुंबई के नायर अस्पताल में भर्ती किया गया है। नायर अस्पताल में 2 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं कस्तूरबा अस्पताल में एक व्यक्ति की मौत हुई है। मुंबई के तारदेव में भाटिया अस्पताल के पास कमला बिल्डिंग की 20 मंजिला इमारत में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग 18वीं मंजिल पर लगी है। तो वहीं हादसे की खबर मिलने के बाद मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर भी मौके पर पहुंची। उन्होंने घटनास्थल पर मौजूदा अधिकारियों से जानकारी ली। इसके बाद मेयर किशोरी पेडनेकर हॉस्पिटल में भी घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंची। आपने देखा अरुण ददवड़कर ने जसलोक में फोन लगाया और फोन लगा के जसलोक ने भी कहा है कि जो रुग्ण होंगे तो हमें हमारे पास भेज दो। आज भी हमारे भाटिया हॉस्पिटल में गए हैं। ये जो बच्चा कह रहे हैं कि बहुत ही ऊंची इमारत है और ऐसा ऊंची इमारत में काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लिफ्ट बंद हो जाती है और सब लोगों को उठा के लेके आना पड़ा है। और 19 माले पे आग लगी है। बाकी के उसके ऊपर के आजू बाजू के लोगों को ज्येष्ठ नागरिक ज्यादा है। तो हमारे बच्चे लोग जो 15 से लेके जो बच्चे वो सब ने काम किए, बहुत ही अच्छा काम किया। आपने देखा अरुण मुंबई के तारदेव इलाके में लगी आग का जायजा लेने के लिए महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। तो वहीं आदित्य ठाकरे ने कहा कि आग लगने की जो घटना है वो बेहद ही दुखद है, लेकिन फिलहाल हालात काबू में हैं। सुबह जब आग लगी उसकी इंक्वायरी तो हो, प्राइमा फेसी ऐसे लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट की बात थी। जो एक फ्लैट में आग लगी वहाँ कंट्रोल हुई है। 20 लोग इंजर्ड हैं, उन पे भी उपचार शुरू है। लेकिन यही बात है, जो इवैक्यूएट किए हुए लोग हैं उनसे मेरी जब मुलाकात हुई, उनको अभी सब काम डाउन हुए हैं, कंफर्टेबल है। लेकिन उनके जो काफ़ी रिलेटिव्स हैं उनके हॉस्पिटल में जो उपचार शुरू है उन पर भी हमने पूछताछ कर रहे हैं। सुबह जब आग लगी मुंबई की कमला बिल्डिंग में लगी भीषण आग में मरने वाले सभी 7 लोगों के परिजनों को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है और साथ ही घायलों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि इस हादसे की जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुंबई के संरक्षक मंत्री आदित्य ठाकरे और उपनगर के संरक्षक मंत्री असलम शेख पूरे मामले पर नजर रखेंगे। प्रधानमंत्री की तरफ से भी मुंबई आग हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, सहायता राशि दी गई है, जबकि जितने भी घायल हैं उन्हें 50,000 की मदद दी गई है। आदित्य ठाकरे ने बताया कि मुंबई के रिलायंस और वोक हार्ट हॉस्पिटल ने आग में घायल मरीजों को भर्ती करने से इनकार कर दिया था। हालांकि अस्पताल की तरफ से आदित्य ठाकरे को सूचित किया गया है कि उन्होंने कुछ मरीजों को भर्ती कर इलाज भी शुरू कर दिया है। मुंबई सेंट्रल के तारदेव इलाके में आपको बता दें कि आग की घटना हुई और घायलों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शोक जताया। उन्होंने घटना को दुखद बताया है और साथ ही कहा है कि जो भी मदद होगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है। इस घटना में जख्मी हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वो पीड़ितों की हर संभव मदद करें। गोवा में कांग्रेस को गठबंधन के लिए मना रही शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर तंज कसा है। पणजी में भी कहा है, मैं खुद पणजी में था, कल पणजी में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा, मैंने ये राहुल गांधी जी को भी बताया है
राहुल गांधी जी और प्रियंका जी से मेरी बात हो गई, बार बार हम बात करते थे, ऐसे नहीं कि बात नहीं हो गई। वहाँ के जो राज्य के नेता है उनसे भी मेरी बात हो गई, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है। उतना कॉन्फिडेंस उनके पास कहाँ से आता है, मेरे पास प्रश्न है। पणजी में भी कहा है, मैं खुद पणजी में था, कल पणजी में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा। सीएम उद्धव ठाकरे को एक बार फिर देश के टॉप 5 मुख्यमंत्रियों में शामिल किया गया है। एक एजेंसी द्वारा मूड ऑफ द नेशन के तहत कराए गए सर्वेक्षण में ये नतीजे सामने आए हैं। साल में 2 बार देश का मिजाज जानने के लिए इस तरह का सर्वे होता है। ये नतीजे मुख्यमंत्रियों के कामकाज के आधार पर ही निर्धारित होते हैं। खास बात तो यह है कि कामकाज के आधार पर निर्धारित किए गए देश के टॉप 5 मुख्यमंत्रियों में बीजेपी का एक भी मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। सर्वेक्षण के नतीजों के मुताबिक परफॉर्मेंस के आधार पर देश के टॉप 5 मुख्यमंत्रियों में पहले नंबर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, चौथे नंबर पर है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और 5वें नंबर पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। तो देश के टॉप 5 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में उद्धव ठाकरे का नाम है। औरंगाबाद के एमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने शिवसेना मंत्री सुभाष देसाई को पत्र लिखकर मांग की थी कि औरंगाबाद के कनॉट प्लेस परिसर में बनने वाले महाराणा प्रताप के पूर्णाकृति पुतले का काम रोककर उस निधि को सैनिक स्कूल के कार्यों में उपयोग किया जाए। तो वहीं मंत्री के इस बयान को लेकर राजपूत सकल समाज और करणी सेना की ओर से महाराणा प्रताप जी के पुतले के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने इम्तियाज जलील के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। महाराणा प्रताप जी का पुतला बैठेगा और शिवसेना की मांग है। महापालिका में, संभाजीनगर महानगर पालिका में शिवसेना ने मांग की थी और मांग करने के बाद में पुतले की अभी पूरा महापालिका ने पूरी परमिशन लेके वो पुतले का टेंडर भी निकाला 87 लाख का और बाकी है। तो ये मैं कहूँगा कि आप ऐसा बोल रहे हैं कि ये पुतले के एवज ऐसा करना, कितना कैसा फड़तूस दिमाग है इसका। ये ऐसा कि बोलना चाहिए हम पुतले के एवज ऐसे। अरे उसके लिए अलग निधि होती है ना, उसके लिए भी अलग निधि है ना, बाल कल्याण का है, उसके बाद में फिर एजुकेशन का है, फिर वो बाद में अन्य अन्य लोगों के बारे में उनको पढ़ाई के लिए है। मुस्लिमों में भी है, मुस्लिमों में भी पढ़ाई के लिए वक्फ बोर्ड की तरफ से भी मिल सकता है, बाकी गवर्नमेंट से की तरफ से भी अल्पसंख्यक के बारे में मिलता है। फिर इतना होने के बाद में हटक से राणा प्रताप जी के बारे में बोलना ठीक नहीं है। मैं तो कहूँगा कि इसका देश भर में हमारे जितने भी राणा प्रताप जी के जितने भी शिष्य हैं हमारे जैसे, सारे देश भर में इसके बारे में एक बहुत बड़ा आंदोलन होना। महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना के 48,270 नए मरीज सामने आए हैं, 52 मौतें हुई हैं। तो वहीं मुंबई में कोरोना के 5,000 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दौरान 12,913 रिकवर हुए हैं। सक्रिय मामले को देखा जाए तो उनकी संख्या 14,178 है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो 23.5% है, लेकिन रायगढ़, पुणे, नासिक, नांदेड़ जिले ऐसे हैं जहां पर बहुत सारे पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। राज्य में 95% बेड खाली हैं। इधर महाराष्ट्र में 24 जनवरी को से स्कूल फिर से खुल जाएंगे। महाराष्ट्र में मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि राज्य सरकार ने 24 जनवरी से ऑफलाइन कक्षाओं के लिए पहली से 9वीं तक के स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी है। मुंबई में अब से 2 शिफ्ट में वैक्सीनेशन किया जाएगा। बीएमसी की ओर से यह नया टाइम टेबल जारी किया गया है। दरअसल 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अच्छा रिस्पांस दे रहा है, लेकिन 15 से 18 साल के किशोर किशोरियों में वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें तेजी लाने के लिए बीएमसी ने वैक्सीनेशन के लिए 2 सेक्शन में करने का विचार किया है। बीएमसी में के जम्बो कोरोना केंद्र और अन्य केंद्रों में अब से दोनों तरह के उम्र के लोगों के लिए 2 अलग अलग समय तय किए गए हैं। इसकी शुरुआत अगले हफ्ते से ही हो जाएगी। इसके तहत सुबह के समय 18 साल के ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीनेशन करवा सकेंगे और दूसरी शिफ्ट यानी कि दोपहर से 15 से 18 साल के किशोर किशोरियों का टीकाकरण किया जाएगा।
पुणे जिले में फिलहाल सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। दरअसल शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बताया कि इस मामले में एक कोरोना रिव्यू मीटिंग फैसला लिया गया, जिसका अभिभावकों ने स्वागत किया है। विद्यार्थियों की ओर से भी ये स्पष्ट कहा गया था कि पहले सरकार उनका वैक्सीनेशन पूरा करवाए तभी से स्कूल या कॉलेज जाएंगे। फिलहाल यह आदेश एक हफ्ते तक लागू रहेगा। कोरोना संक्रमितों की संख्या और तेजी को ध्यान में रखते हुए अगली मीटिंग में आगे की योजना तय की जाएगी। मुंबई में उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी को आदेश दिया है कि कोरोना की बूस्टर डोज देने के संबंध में सरकार की ओर से अपनाई गई नीतियों के बारे में जानकारियां उपलब्ध कराई जाएं। कोर्ट ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एडवोकेट आदित्य ठक्कर ने मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश अनिल किल्लोर की खंडपीठ को ये जानकारी दी कि वरिष्ठ नागरिकों और फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना की बूस्टर डोज देने के संदर्भ में केंद्र सरकार ने गाइडलाइन तैयार की हैं। कोरोना की तीसरी लहर का संक्रमण तेजी से बढ़ने की वजह से आम लोगों को कोरोना की बूस्टर डोज देने की अपील करते हुए जनहित याचिका वकील धृति कपाड़िया और कुणाल तिवारी ने हाईकोर्ट में दायर की हुई है। कोर्ट ने इसी याचिका के संदर्भ में निर्देश दिया है। कोर्ट ने इसके लिए सरकार को 10 दिनों का समय भी दिया है। मुंबई में नशे के खिलाफ एनसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को एनसीबी की टीम ने 3.9 किलोग्राम से ज्यादा ड्रग्स जब्त किए हैं। वहीं एनसीबी ने यह कार्रवाई महाराष्ट्र के धारावी इलाके से की है। बताया जा रहा है कि ये ड्रग महिलाओं के कपड़े में छिपाकर रखे गए थे। हालांकि एनसीबी की मुंबई यूनिट ने अंधेरी ईस्ट में छापेमारी की और नशे के इस खेप को जब्त किया है। दरअसल एनसीबी अधिकारी के मुताबिक ड्रग पुणे से लाया गया था। हालांकि नशे की इस खेप को समुद्री जहाज से ऑस्ट्रेलिया भेजने की तैयारी थी। फिलहाल इस मामले में एक केस दर्ज किया गया है और आगे की जांच पड़ताल अभी की जा रही है। गढ़चिरौली जिले में भारामगढ़ तहसील में नक्सलियों ने सड़क निर्माण कर रहे वाहनों में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि 15 से 20 नक्सलियों ने मौके पर पहुंचकर मजदूरों के काम करने पर रोक लगा दी है। सभी वाहनों ने आग लगा दी है और 9 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी और 1 ग्रेडर वाहन इसमें शामिल हैं। तो वहीं भामरागढ़ पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल पिछले साल दिसंबर 2021 में पुलिस ने 26 नक्सलियों को मार गिराया था। हालांकि कहा जाता है कि तब से नक्सल आंदोलन को बड़ा झटका लगा है, लेकिन नक्सलियों ने फिर से कुचेर और इरपनार इलाके में वाहनों को आग लगा दी, जिससे ग्रामीण इलाकों के साथ साथ यात्रियों में भी दहशत का माहौल बन गया है। रायगढ़ जिले के सुधागढ़ तहसील में मोजे विकासवाड़ी परली में बाल विवाह का शिकार हुई एक 14 साल की नाबालिग की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नाबालिग गर्भवती थी। प्रसव के दौरान अस्पताल में नाबालिग की मौत हो गई। तो वहीं इस पूरे मामले में पाली थाने में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक 14 साल की उम्र में 18 साल के सागर पवार नाम के लड़के के साथ नाबालिग की शादी हुई थी। नाबालिग 7 महीने की गर्भवती थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति सागर पवार समेत 5 लोगों के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम के तहत अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट है। इसमें हमने खालापुर पाली पुलिस स्टेशन में ऑफेंस रजिस्टर किया है, वाइड सीआर नंबर 6/22 अंडर सेक्शन 376 जो रेप के लिए लगाते हैं, और प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एक्ट, सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, उस एक्ट के तहत भी इसमें मुकदमा दायर हुआ है। द पेरेंट्स, जो लड़की के और लड़के के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने दे वेर नोइंग कि ये माइनर है, फिर भी उनकी शादी रचाई, तो दे आर ऑल्सो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, और उनको भी इस अलॉन्ग विथ द हस्बैंड उनको भी बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम इस एक्ट के तहत दे आर ऑल्सो बुक्ड, और द इन्वेस्टिगेशन आर गोइंग ऑन। इन द मीन वाइल इट इज़ माई हम्बल अपील थ्रू यू कि जो इस तरह से 18 साल के उम्र होने से पहले ही माइनर
जो बालक और बालिका हैं उनकी शादियां करते हैं उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत बड़ा जुर्म है। बहुत ही महिलाओं के सम्मान में केंद्र सरकार जहां सोच वहां शौचालय के विज्ञापन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक अभियान चलाती है, तो वहीं मुंबई जैसे शहरों में कई मलिन बस्तियों में अभी भी व्यक्तिगत या सार्वजनिक शौचालय बनाए ही नहीं गए हैं, जिसके चलते बस्तियों के लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। घाटकोपर के पार्क साइट स्थित सोसाइटी में सालों से रह रही महिलाएं खुले में शौच करने को मजबूर हैं, क्योंकि यहां सरकार की ओर से कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं बनाया गया है। यहां की महिलाओं का कहना है कि उन्हें रात होने का इंतजार करना पड़ता है। महिलाएं अंधेरे होने के बाद ही शौचालय जाती हैं। इन महिलाओं ने सरकार शौचालय बनाने की सरकार से मांग की है। आज 25-30 सालों से हम यहाँ पे खुले में शौच कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं, हमें खाली हमारा शौच का काम करके दे दे, यही हमारी निवेदन है। उसी को हम वोट देंगे। वहाँ पे सोच को जाते हैं ऐसे ही खुले में, और कितने बार जब उनको वोट लेना रहेगा तो आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, गोड़ पड़ेंगे, बोलेंगे हमको मत दो, हम तुमको बाथरूम बांध के देंगे। लेकिन एक बार उनका काम निकल जाता है तो वापिस हम लोग की तरफ देखने को नहीं आते हैं। आज से देखा जाए तो बहुत बुरी बात है कि अभी भी महिला को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। पर हमने प्रयत्न किया है कि जो भी पहाड़ी एरिया है वहाँ पर जितना हो सके उतना टॉयलेट्स बना के देने का 101% प्रयत्न किया गया है। और इसीलिए हमने एक अभी जो ये सोसाइटी बोली शिव शोभा, उसके बाजू में ही 2 टॉयलेट का काम चालू है। थोड़ा सा दूर है लेकिन मतलब उनके लिए वो जा सकते हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर तहसील में नदी पार करने वालों के लिए अब राहत की खबर है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार की ओर से ग्रामीणों के लिए लोहे का पुल बनाया गया है। बता दें कि महिलाओं को हर दिन जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ता था। नॉर्वे के पूर्व राजनयिक पूर्व मंत्री एरिक सोलहेम ने सिर पर पानी ले जाते हुए महिलाओं की ओर से बल्लियों पर चलकर नदी पार करने और लोहे के पुल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। उन्होंने इस काम के लिए मंत्री आदित्य ठाकरे की तारीफ की, जिस पर आदित्य ठाकरे ने जवाब देते हुए यह आश्वासन दिया है कि जल्द इन गांवों तक नल से पानी पहुंचाने का काम भी शुरू होगा। रायगढ़ जिले में महाड़ के पास मुंबई गोवा राजमार्ग के रास्ते पर सावित्री टोल खाड़ी का पुल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। पुल मरम्मत के लिए 10 फरवरी तक बंद रहेगा। वहीं रत्नागिरी मंडगढ़ मार्ग जाने वाला ये पुल महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि के दौरान परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्गों के रूप में लोनेरे, गोरेगांव, नांदवी और आम्बेत का उपयोग किया जा सकता है। लोक निर्माण विभाग ने रत्नागिरी जिले के मंडनगढ़ और बाकी के तहसील जाने वाले यात्रियों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। मुंबई, ठाणे और डढ़ाणू सहित पूरे कोंकण विभाग और उत्तर मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश हो सकती है। ये संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बारिश के बाद मुंबई का तापमान कम होना शुरू हो जाएगा। तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान है। मौसम विभाग ने जताया है कि मौसम का आकलन करने वाली निजी संस्था के प्रमुख वैज्ञानिक महेश का कहना है कि राजस्थान से लेकर पूर्वी गुजरात होते हुए महाराष्ट्र पहुंचने वाली है हवाएं, जहां मुंबई के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जनवरी को भी कोंकण और विदर्भ के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इस बारिश के बाद 23 जनवरी से तापमान में गिरावट देखी जाएगी। छब्बीस जनवरी से पहले मुंबई शहर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर आरपीएफ और जीआरपी के जवान अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन पर फ्लैग मार्च करते दिखाई दिए। जवानों ने फ्लैग मार्च निकालकर और पेट्रोलिंग के जरिए यात्रियों को किसी भी अनजान और असामाजिक तत्वों से बचने की सलाह दी है। इस दौरान जवानों ने यात्रियों को बताया कि अगर कोई भी संदिग्ध नजर आए तो बिना डरे पुलिस को तत्काल सूचना दें।
मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 11 ने इंटर स्टेट गैंग के 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है जो देश की विभिन्न यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवकों को फर्जी डिग्री दिया करते थे। सूत्रों के मुताबिक इस गैंग के निशाने पर ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हुआ करते थे। गैंग हर एक डिग्री के पीछे 1 लाख से 2 लाख रुपए वसूली करता है। यहां बिना किसी परीक्षा दिए स्टूडेंट को डिग्री दे दी जाती है। उन्होंने एक ऑफेंस का डिटेक्शन किया है जिसमें ऑल ओवर इंडिया कुछ यूनिवर्सिटीज़ में विद्यार्थी ने एजुकेशन न लेते हुए, वो कॉलेज अटेंड न करते हुए या पार्शियल कुछ दिनों तक अटेंड किए हुए स्टूडेंट्स को डिग्रीज यहाँ प्रिंट करके दी जाती थी। इन स्टूडेंट्स को एक आदमी इस एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइम सफायर एजुकेशन इस सर्विसेज का एक आदमी उनको उस यूनिवर्सिटी जाके कुछ अटेंडेंस शीट और कुछ पेपर्स पे साइन लेता था और बिना यूनिवर्सिटी अटेंड किए इन लोगों को ये पेपर पे साइन के बिना पे उनको डिग्रीज बांटी जाती। सिंगर लता मंगेशकर कोरोना से संक्रमित होने के बाद 15 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इस बीच लता मंगेशकर की खराब सेहत और निधन की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हालांकि इस खबर का खंडन करते हुए लता मंगेशकर के स्पोक्स पर्सन ने बताया कि वो अभी आईसीयू में एडमिट हैं और उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत पहले से काफ़ी सुधरी है। साथ ही उन्होंने फैंस से ये भी अपील की है कि सोशल मीडिया पर लता मंगेशकर की खराब खबरें और झूठी खबरें ना फैलाएं और इस तरह की खबरों को हवा भी ना दें। एक्टर सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम और एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक को शुक्रवार रात मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया गया। अब इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी के रेस्टोरेंट के बाहर की कुछ फोटोज भी सामने आई हैं, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। ये फोटो सामने आने के बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि दोनों रिलेशनशिप में हैं और साथ में डिनर डेट पर गए थे। इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी की जो फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर एक ही कार में साथ बैठते हैं और इस दौरान दोनों पेपराजी से नजरें छिपाते हुए भी दे दिए। इन वायरल वीडियो और फोटोज पर सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट कर रहे हैं कि बॉलीवुड में न्यू कपल बन गया है। कई यूजर्स ने कमेंट भी किया है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा सरोगेसी की मदद से मां बनी है। शुक्रवार रात 12 बजे इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उन्होंने जानकारी दी। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि हम खुश हैं कि हम सरोगेसी के जरिए अपने जीवन में एक बच्चे का स्वागत कर रही हैं। हम अपने परिवार के लिए आपसे सम्मानपूर्वक आग्रह करते हैं, इस खास समय में हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखें। सरोगेसी के जरिए निक प्रियंका के घर बेटा आया है या बेटी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक है। दोनों ने 2 दिसंबर 2018 को शादी की थी। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने द जोनास ब्रदर्स फैमिली रोस्ट शो के दौरान निक के साथ बेबी प्लानिंग के बारे में कुछ बातें भी कही थी। इसके साथ ही निक के भाइयों का उदाहरण देते हुए शो में मजाक भी बनाया गया था कि हम इकलौते ऐसे कपल हैं जिनके अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं। यही वजह है कि आज मैं सबके सामने बताना चाहती हूं कि मैं और निक बेबी प्लान कर रहे हैं। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।